हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल इग्नू गाइडेंस में। और मैं आरती। चलिए आइए, आज का जो वीडियो है BPCS 184 का है। और जो ब्लॉक है वो 3 है, यूनिट 4 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। ठीक है, तो चलिए, क्योंकि आपके एग्जाम्स बहुत करीब हैं तो जल्दी से इसको ले लेते हैं। भारत में दिव्यांग बच्चे क्या क्या हम पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, दिव्यांगता के प्रकार, विशिष्ट अधिगम अशक्तताएं कौन सी होती हैं। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। इससे 100% 2 या 3 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। जो दिव्यांग बच्चे होते हैं ना, उन्हें विशेष प्रकार की है, मतलब कुछ न कुछ किसी न किसी कमी से वो ग्रस्त होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को विशेष प्रकार के बच्चे बोलते हैं, यानी आवश्यकता वाले बच्चे बोलते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। ठीक है, सॉरी। और विद्यालय के अन्य बच्चों के साथ उन्हें शिक्षा देना थोड़ा यहाँ पे मुश्किल भरा काम है। और विकसित देशों में समावेशित रूप से कम विकसित तथा मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देने का प्रावधान है। यानी समावेशी शिक्षा जो चलाई गई है वो ऐसे ही बच्चों के लिए चलाई गई है, या वहां पर सभी बच्चे, नॉर्मल एक सामान्य बच्चा और जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, यानी हैंडीकैप, दिव्यांग, इस तरह के बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ाई कर सके। ठीक है ना। भारत में सभी बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार व्यवहारिक रूप से भी ठीक से प्रदान नहीं किया गया है। और आवश्यकता है ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित की जाए कि मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों को भी समान विद्यालयों में शिक्षा दी जा सके। यदि एक दिव्यांग बच्चे को विद्यालय में आने दिया जाता है तो जो अदर बच्चे होते हैं, जो सामान्य बच्चे होते हैं, उनके पेरेंट्स को ऑब्जेक्शन होने लगता है कि मेरे बच्चे के साथ ये बच्चा कैसे मैनेज कर पाएगा, क्योंकि उसकी एक्टिविटी थोड़ी अलग सी होती है। इसलिए यहाँ पर अब विद्यालयों में, अब भारत में भी ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, जो मानसिक आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, उनकी पहचान करें। ठीक है, और उनको एक साथ समावेशी शिक्षा में एक साथ समान बच्चों के साथ में शिक्षा दी जाए। तो भारत में दिव्यांग बच्चे, तो यहाँ पर अब पहले हैंडीकैप विकलांग बच्चे कहते थे, मोदी जी ने उनको नाम बदल के दिव्यांग दे दिया। ठीक है, कितने बच्चे हैं पता लगाना मतलब इतना संभव कार्य नहीं है कि उसे पता लगा सके कितने हैंडीकैप, कितने दिव्यांग बच्चे हैं। लेकिन इसके अलावा जागरूकता कमी, अप्रशिक्षित जांचकर्ताओं का सर्वेक्षण भेजा जाता है यह पता लगाने के लिए कि भारत में कितने मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चे हैं। ओके, राइट। जल्दी से आ जाते हैं क्वेश्चन पे। बाधिता का अर्थ क्या है। यानी शारीरिक, मानसिक या शारीरिक संरचना अथवा कार्य प्रणाली संबंधी कमी, जिससे हमारा उन बच्चों का शरीर जो है व्यक्तिगत व्यक्तिगत रूप से सुचारू रूप से नहीं चल पाता। ठीक है ना। तो बाधिता, बाधित, दिव्यांग। अयोग्य या असमर्थता, जो लोग समान कार्यों को कर पाने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं, उनकी आयु वर्ग के लोग आसानी से कर लेते हैं, उसी आयु वर्ग के लोग, उन्हें दिव्यांग कोटि में रखा गया। विकलांगता, हैंडीकैप, ये डिसेबिलिटीज में आ जाएगा दिव्यांग। और विकलांगता, हैंडीकैप, यानी मानसिक या शारीरिक बाधिता के कारण ऐसे व्यक्ति में दिव्यांगता आ जाती है जो समान कार्यों को भी ठीक ढंग से संपन्न नहीं कर पाते हैं, जिन्हें जिस उसकी आयु के समान व्यक्ति कर लेते हो, किसी न किसी रूप से, हाथ पैर से, किसी न किसी शरीर किसी भाग से अपंग से वो होते हैं। ठीक है ना। तो ये हो जाता है विकलांगता। अब विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा क्या है। तो पृथक शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, फिर समावेशी शिक्षा। यानी विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चों की शिक्षा की यात्रा पर अगर हम नजर डालें तो इनकी शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है। इन बच्चों को समुचित शिक्षा प्रदान करने के लिए अलग से संस्थान भी बनाए गए हैं। और ऐसा ही विशेष शिक्षण संस्थान जो है श्रवण सामर्थ्यहीन बच्चों के लिए मुंबई में स्थापित किया गया है, जो सुन नहीं सकते हैं। ठीक है ना। विशेष प्रकार की क्षमताओं रहित बच्चों की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति वहां पर की जाती है। इनमें एक सबसे महत्वपूर्ण समस्या यह आई कि ये बच्चे समाज की मुख्य धारा से कट गए। उनके लिए तो बना दिया गया, वो अलग रहने लगे, लेकिन वो दूसरे अपने ही आयु के दूसरे बच्चों के साथ वो घुल मिल नहीं पाए। तो शिक्षा देने के मामले में भी समस्या आई। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि पृथक शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया जाए, क्योंकि वह उन विद्यालयों के बच्चों को पढ़ाने के लिए अधिक सही साबित होंगे जो गंभीर रूप से दिव्यांग है। ठीक है ना।
तो यहाँ पर नियमित स्कूलों में उपयुक्त दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करते हुए उन्हें शिक्षा देने की प्रक्रिया आरंभ की गई, जिसे समावेशी शिक्षा की धारणा बोली गई। ठीक है, तो नियमित विद्यालय में, जो विद्यालय जैसे जहां आप पढ़ते हैं उसे स्वीकार कर रहे हैं। समावेशी शिक्षा इस बात पर जोर देती कि सभी बच्चों को साथ साथ शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। समावेशी, समदनवेशी यानी साथ में शिक्षा ग्रहण करना। शिक्षा संस्थान चाहे जिस तरह का हो, तो विद्यालय पूर्व शिक्षण व्यवस्था हो या विद्यालय अथवा कॉलेज, विद्यालय शिक्षा संस्थान में बच्चों को न शिक्षा देने की स्थिति में अयोग्यता बच्चे की ही नहीं मानी जाएगी, बल्कि उस शिक्षण संस्थान की मानी जाएगी जो मानसिक रूप से दिव्यांग होने के कारण बच्चे को प्रवेश देने से मना करता है। तो समावेशी शिक्षा प्रणाली में प्रावधान शामिल है कि उनमें किसी का सहयोग लेना, उपकरण का उपयोग करना, शिक्षा प्रक्रिया में सुधार करना, सभी शिक्षा ग्रहण करने वालों के लिए शिक्षण संस्थान उपलब्ध करवाना सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य है। तो समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि अमीर, गरीब, हैंडीकैप, डिसेबिलिटी, विकलांगता, जो भी बच्चे हो, जो समान बच्चा है, सबको एक साथ में शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। और यदि कोई स्कूल ये देने से मना करता है तो मना कर ही नहीं सकता है। अगर ये माना जाता है कि वो बच्चा उसमें पास नहीं हुआ है, फेल हो गया है, तो यहाँ पे बच्चे की नहीं, बस उस स्कूल की फेलियरिटी यहाँ पे मानी जाएगी। ठीक है ना। दिव्यांगता के प्रकार कितने तरह के होते हैं देखिए, तो 21 दिव्यांगों की सूची है। अंधापन, कमजोर, कुष्ठ रोग, श्रवण बाधिता, है ना, गति विषयक, बौनापन, बौद्धिक दिव्यांगता, मानसिक रोग होता है। तो मेन प्रमस्तिष्कघात, मांसपेशी दुर्विकास, तो मेन आप यहाँ पे देख लीजिए। वाक्य एवं भाषा अशक्तता होता है ना। तो 21 तो याद करने की जरूरत नहीं है, पूछेगा ही नहीं। यहाँ पर दो जो दिव्यांग बच्चे उनके ऊपर पढ़ेंगे, विशेष अधिगम और बौद्धिक दिव्यांगता। ठीक है ना। वे कहते हैं नाम में क्या रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे विशेष जो अधिगम के बच्चे हैं, जो बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चे हैं, जो दिमाग से कम है। ठीक है, तो सबसे पहले उपयोग में लाए जाने वाले शब्द विकलांग व्यक्ति, जिनको अब दिव्यांगजन कहते हैं। ठीक है, फिर दृष्टिहीन व्यक्ति जिनको कहते थे अब दृष्टिबाधित बोलते हैं। मानसिक मंदता अब बौद्धिक दिव्यांगता बोलते हैं। बधिर जो बोल नहीं सकते तो अब श्रवण बाधिता बोलते हैं। और अपंग या बधिर जो सुन नहीं सकते, अपंग यानी शारीरिक बाधिता। इस तरह से लोगों को यहाँ पर विभाजित कर दिया गया, पुराने और नए नाम जो है दे दिए गए हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा ये लेसन है। विशिष्ट अधिगम अशक्तताएं क्या कहलाती हैं। यदि बच्चे के समग्र विकास में सामाजिक प्रतिनिधियों के रूप में शिक्षण संस्थानों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाए, तो बच्चे का जो विकास है वो हमेशा शैक्षिक केंद्र पर ही रहेगा। बच्चों के सीखने की क्षमताएं अलग अलग होती हैं, क्योंकि हर एक बच्चा हर एक बच्चे से अलग होता है। सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ बच्चे एक बार में सीख जाते हैं और कुछ बच्चे सिखाने के लिए व्यक्तिगत रूप से उनको ध्यान देना होता है। कुछ बच्चे बार बार प्रयास करने के बावजूद भी नहीं सीख पाते हैं। ठीक है ना। और उन्हें अभिभावक, शिक्षक तथा अभिभावक सिखाने के लिए लगातार प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। अधिगम अशक्तताएं बच्चे सीखने में अपने आप को असमर्थ पाते, क्योंकि उनका मस्तिष्क सूचनाएं ठीक से प्राप्त नहीं कर पाता, ना उन्हें ठीक से समझ पाता है। तो अधिगम अशक्तता का मतलब ही होता है ऐसे बच्चे जो किसी भी चीज को सही ढंग से कर पाने में सामर्थ्य नहीं है। प्राय औसत और औसत थोड़ा अधिक बौद्धिक क्षमता वाले बच्चे जब मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के साथ पढ़ते हैं तो उनके सीखने की प्रक्रिया तेज नहीं हो पाती और वे अच्छा शैक्षणिक स्तर प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि अधिगम आसक्त बच्चों को सीखने की गति बहुत धीमी होती है, जिसे हम मानसिक विकलांग बच्चे बोलते हैं, मानसिक रोग के बच्चे बोलते हैं, मानसिक दिव्यांग बच्चे बोलते हैं। इन्हीं को बच्चों को अधिगम अशक्तताएं कहते हैं, क्योंकि इनकी तंत्रिका जो होती है वो विकासात्मक विकार कहा जाता है। इतनी मजबूत, इतनी अच्छी, इतनी परिपक्व नहीं होती है कि वो बातों को कैच कर सके। और इस विकार के कारण बच्चों को पढ़ने, लिखने अथवा गणना करने की दक्षताएं विकसित नहीं हो पाती। यानी डायग्नोस्टिक एवं स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर के वो बीमार होते हैं। ठीक है, तो दिव्यांगता के स्थान शब्द पर विकार शब्द उपयोग किया जाता है यहाँ पे। और उन्हें अधिगम अशक्तता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज के पर्याय के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ऐसे बच्चे जिन्हें कुछ भी सीखने में कठिनाई होती है। ठीक है ना। विद्यालय में सीखने में, घर में सीखने में, बच्चा घर में भी सीखता है, चिकित्सकों के द्वारा विशेष प्रमाणित अधिगम अशक्तता विकार से पीड़ित हो सकते हैं वो। ओके, विशिष्ट अधिगम अशक्तता के प्रकार कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले पठन अक्षमता होती है। यानी अधिगम अशक्तताएं कौन कौन सी होती हैं। पठन अक्षमता डिसलेक्सिया जिसको बोलते हैं। मुख्य विशेषता क्या होती है, पढ़ने में कठिनाई होती है।
तुकांत शब्दों को पहचानने में, पढ़ते समय अक्षरों अथवा विलोम क्रम के शब्दों को ना पहचान पाने में, ठीक है, उल्टे में बी डी पी क्यू इस तरह में जो अपोजिट वाले वर्ड होते हैं इसको ना पहचान पाने में, या से डब्लू सा और डब्लू ए एस वर्ड यानी जस्ट अपोजिट वर्ड जो होते हैं, तो डिसलेक्सिया कहलाता है। पठन अक्षमता, पढ़ने में प्रॉब्लम होती है ना, एक सी ध्वनियों वाले शब्दों में अंतर न कर पाना। फिर लेखन अक्षमता, जो बच्चे लिखने में जिनको प्रॉब्लम होती है, डेस्ग्राफिया डिस्ग्राफिया डिस्ग्राफिया लिखने में कठिनाई होती, चित्र बनाने में कठिनाई होती, चित्रों में ठीक रंग से रंग नहीं भर पाते हैं, लिखने में कठिनाई, शब्दों के बीच सही अंतर नहीं छोड़ पाना, अक्षरों को जोड़कर सीधे में ना लिख पाना, है ना, ये डिसलेक्सिया सॉरी डिस्ग्राफिया कहलाता है, लेखन संबंधी। और गणना संबंधी अशक्तताएं यानी डिसकैलकुलिया 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 कैलकुलिया यानी गणना करना, ठीक है, ग्राफिया यानी ग्राफ करना लिखना, तो लेखन अक्षमता ऐसे याद रख सकते हैं। गणितीय गणनाएं जिन्हें करने में कठिनाई होती, गणित संबंधी अवधारणाएं, छोटा बड़ा ऊंचा नीचा गिनती करने में, जोड़ गुणा करने में, ठीक है। फिर गति समन्वय वैकल्पिक डिस्प्रिया, ये देखिए योजना बनाने में कठिनाई होती, स्नायु संबंधी कमी इनमें आती, चलने में, गेंद फेंकने छूने वगैरह में, ठीक है ना। तो ये जो अधिगम अशक्तता बच्चे होते हैं, ये प्रमुख लक्षण और प्रकार होते हैं। पठन अक्षमता डिसलेक्सिया, लेखन अक्षमता डिस्ग्राफिया, गणना संबंधी डिस्कैलकुलिया, ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब इसमें प्रारंभिक उपाय एवं आकलन क्या होता है, ये मुझे क्योंकि कुछ पर्यावरणीय होते हैं, कुछ वंशानुगत होते हैं, कुछ फैमिली में पहले से उनके ऐसे लोग होते हैं और जो बच्चों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है, और आगे चल के जब उनका ट्रीटमेंट नहीं होता है और आगे चल के जब उनके बच्चे होते हैं तो उनमें भी ये असर देखने को मिलता है कि दोनों तरफ से दिव्यांगता अधिगम अशक्तता देखने को मिलती है, पर्यावरणीय भी मिलती है और साथ ही साथ में ये हमें क्या मिलती है, जेनेटिक मिलती है, अनुवांशिकता भी मिलती है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं अधिगम अशक्तता, अधिगम का मतलब यहाँ पे होता है लर्निंग यानी कि सीखना, ठीक है, और अशक्तता यानी जो बच्चे सीख नहीं पाते हैं, विशेष रूप से कमजोर होते हैं, आसक्त होते हैं, ठीक है ना, बोलते हैं ना मैं अशक्त हूँ यानी कमजोर हूँ। तो जो बच्चे सीखने में कमजोर होते हैं किसी भी चीज को लेकर के किसी भी तरह में, वो अधिगम अशक्तता कहलाती है। तो कुछ ये वंशानुगत होती है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि घर के लोग भी इस बीमारी को समझ नहीं पाते हैं और उन्हें लगता है नहीं बच्चा बीमार नहीं है, बल्कि वो उसमें कुछ बौद्धिक कमी होगी, कुछ बुद्धि की कमी होगी, एक्स वाई जेड मान के उसको टाल देते हैं। यदि शुरू में ही उनको ट्रीटमेंट कराया जाए, उनकी चिकित्सा शुरू की जाए, तो हो सकता है कि उनमें परिवर्तन आए और वो ठीक भी हो जाए, ठीक है। और अभिभावक और शिक्षक भी जागरूक नहीं होते हैं, वो बच्चों में जो गलतियां होती हैं, जो त्रुटियां होती हैं, उनको जल्दी से समझ नहीं पाते हैं और हॉस्पिटल या ट्रीटमेंट कराने में देर लगा देते हैं, और इसकी वजह से जो रोग होता है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। एक समस्या और तब खड़ी हो जाती है ना कि जब सीखने में आने वाली कठिनाइयां, अधिगम अशक्तता यही होता है, सीखने में आने वाली कठिनाइयां, अधिगम का मतलब सीखना, ठीक है ना, को रोग न मारकर उन्हें सीमित बौद्धिकता मान लिया जाता है, यानी कि उन्हें ये बुद्धि से संबंधित मान लिया जाता है कि नहीं कुछ ना कुछ इसमें दिमाग में प्रॉब्लम है इसलिए ऐसा है, या फिर बच्चे की पढ़ने में रुचि नहीं है, ठीक है ना। जनरली जब बच्चा पढ़ने में रुचि नहीं लेता तो लोग ये कहते हैं ना इसका दिमाग पढ़ने में लगता नहीं है। तो कुछ ऐसे भी कारण होते हैं जो मान लिए जाते हैं, और ये जो कुछ थॉट विचार होते हैं ये नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम प्रारंभिक उपाय एवं आकलन पढ़ रहे हैं। यदि प्रारंभ में ही बच्चे के बारे में स्टार्टिंग में सोच लिया जाए कि बच्चा ऐसा है, उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो बच्चा ठीक हो सकता है ना। आगे की कक्षाओं में पहुंचने पे भी बच्चा पता नहीं लग पाता है कि बच्चा विशेष अधिगम अशक्तता से जो है पीड़ित है, परेशान है ना। और अधिकतर जो बच्चे होते हैं उनके माता पिता द्वारा स्वयं विद्यालय द्वारा वो भेजे जाते हैं, इन्हें आलसी या परेशानी पैदा करने वाला करार दे दिया जाता है कि ये तो घर में परेशान करते हैं, इनको स्कूल भेज दिया जाओ, जबकि वो विद्यालयों में भी दूसरे बच्चों की तुलना में अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, उन्हें बार बार जो है पनिशमेंट दिया जाता है क्योंकि उनके साथ प्रॉब्लम है ना, उनके साथ प्रॉब्लम है। तो बच्चे पर तरह तरह की समस्याएं पैदा करना, उन पे आरोप लगाते रहना और लगातार इसी बात पर जोर दिया जाना कि उनमें किसी तरह की कोई दिव्यांगता नहीं, तो उनके ट्रीटमेंट में और रुकावट डालता है। हो सकता
सकता है सही वक्त पे पता चले और उनका ट्रीटमेंट किया जाए, उपचार किया जाए तो वो जल्द से जल्द ठीक हो सकते हैं। तो विशिष्ट अधिगम अशक्तता यानी SLD बच्चे में अनेक प्रकार के मानसिक विकार उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। अवधान न्यूनता, अतिक्रिया विकार, व्यवहार विकार, अश्वलीनता है ना, दुष्टता विकार, अनेक प्रकार के। ओके, अधिगम अक्षमता जिसको हम बोलते हैं या अशक्तता आप कह सकते हैं। विशिष्ट अधिगम अशक्तता बच्चे में अनेक प्रकार के मानसिक विकार उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है, जैसे अवधान न्यूनता, प्रतिक्रिया विकार, व्यवहार विकार, ये सभी चीजें उनमें आ जाती, संवेदनात्मक व्यवहार संबंधी विकार उनमें उत्पन्न हो जाते हैं। तो विशिष्ट अधिगम अशक्तता पीड़ित बच्चों की स्थिति को ठीक से समझने के लिए अब तक कोई सर्वस्वीकृत प्रविधि जो है, कोई विधि जो है वो प्रचलन में नहीं आई है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत भी इस समस्या से ग्रस्त बच्चों की पहचान भी की जाती थी और उन्हें शिक्षा देने के प्रयास भी किए गए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसे मामले आकलन और पहचान तक ही रह गए थे। और पिछड़े हुए जो बच्चे हैं, SLD से पीड़ित पिछड़े बच्चे माने जाते हैं अथवा समस्या पैदा करने वाले समझे जाते हैं। तो दृष्टि, श्रवण शक्ति, समान बहुता, स्नायु क्षमता वाले अनेक बच्चे होते हैं जिनका आकलन किया जाता है, पर वही रिपोर्ट कार्ड तक रह के रह जाता है और बाद में इन बच्चों का कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के अधिगम अशक्तता विकसित होने की आशंका, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है। बुद्धि की परिभाषा और वर्गीकरण। देखिए, बुद्धि का मतलब क्या होता है? सीखना। जिसकी बुद्धि जितनी ज्यादा होगी उतना जल्दी सीखेगा, है ना। इसकी और अधिक परिभाषा की जाए तो अनुभवों से सीखना और इस प्रकार ज्ञान को जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए उपयोग करना ही बुद्धि कहलाती है। ठीक है ना। बुद्धि की बहुत तरह से हम परिभाषाएं दे सकते हैं। दृष्टिकोण बलपूर्वक कहता है, दृष्टिकोण की अवधारणाएं। प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के अधिगम आवश्यकता होने की संभावनाएं ज्यादा पाई ही जाती हैं। बुद्धि की परिभाषा और वर्गीकरण देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट ये। ठीक है ना। जनरली बुद्धि का मतलब क्या होता है? सीखने की क्षमता। हम बोलते हैं उसकी बुद्धि बहुत तेज है, मतलब वो बहुत जल्दी किसी चीज को कैच कर पाता है, बहुत जल्दी किसी चीज को सीख लेता है। या हम बोलते हैं उसकी बुद्धि ठीक नहीं है, मतलब कोई कोई जल्दी किसी चीज को कैच नहीं कर पाता है, किसी के दिमाग में कोई बात बहुत देर से घुसती है तो हम बोल देते हैं कि वो बुद्धि में कमजोर है। तो बुद्धि का मतलब ये होता है सीखने की क्षमता। ठीक है। ओके, चलिए। तो सीखने की क्षमता और इसकी अधिक व्याख्या की जाए तो अनुभवों से सीखना तथा इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करना कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए उपयोग करना। ठीक है, यही बुद्धि कहलाती है। अनुभवों से सीखना और इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करना कि जीवन में सफलता प्राप्त करना और उनका उपयोग करना ही बुद्धि कहलाती है। अगर आप इतनी भी डिफिनेशन लिख देंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स ला लेंगे। तो बुद्धि की अवधारणाएं सांस्कृतिक रूप से नियंत्रित होती हैं। ये अवधारणाएं बुद्धि प्रदर्शन के अंतर्गत आती हैं, है ना। जैसे सूक्तियों तथा लोकोक्तियों का विश्लेषण करें तो पाते हैं कि भारतीय अध्ययन परंपरा के अनुसार बुद्धि के 4 आयाम होते हैं। पहला अधिगम क्षमता, ठीक है। फिर यानी समझदारी जिसे बोलते हैं। फिर सामाजिक क्षमता हो जाती है, संवेगात्मक क्षमता हो जाती है, उद्यम संबंधी क्षमता। ये बुद्धि के 4 आयाम दिए गए हैं भारतीय अध्ययन के अनुसार। ठीक है। भारतीय संदर्भ में बुद्धिमत्ता को समग्र माना जाता है, यानी जो बुद्धिमत्ता है, जो विद्वान है, उसके पास सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है। ठीक है ना। और विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न कराने में लोग बुद्धिमत्ता के कारण ही सफल हो पाते हैं। तो बुद्धि हकीकत है। हम क्लास में पढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत तरह के बच्चे होते हैं। इतने सारे बच्चों में कुछ बच्चे बहुत जल्दी किसी चीज को कैच कर लेते हैं, कुछ बच्चे बहुत देर से कैच करते हैं, बहुत देर से उनके समझ में आता है। कुछ बच्चों को आप समझाते हैं तो एक बार में समझ में आ जाता है, कुछ बच्चों को 10 बार समझाना पड़ता है। क्या है? ये बुद्धि का ही तो असर है ना। 1905 में अल्फ्रेड बिने ने मानसिक मंद बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग करने के लिए एक विधि का विकास किया जो शैक्षिक में बहुत अच्छा कर रहे थे। तब से बुद्धिमत्ता की अवधारणाएं सामने आने लगी। ठीक है ना। और धीरे धीरे बुद्धिमत्ता मात्रात्मक स्थिति में स्वीकार की गई। अब बुद्धि को हम मात्रा के अकॉर्डिंग भी नाप सकते हैं, किसमें कितनी बुद्धि लब्ध पाई जाती है, उसको बुद्धि लब्ध कहते हैं। ठीक है। तो बुद्धि लब्ध IQ लेवल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। मानसिक आयु और वास्तविक आयु के अनुपात को 100 से गुणा करने पर बुद्धि लब्ध प्राप्त होती है। ये एक फार्मूला है। किसी की एज दी हुई हो, एज का मतलब वहां पे मेंटल एज दी हुई हो और रियल एज दी हुई हो, वास्तविक आयु दी हुई है। ठीक है। तो इन दोनों को 100 से जब गुणा कर देंगे और जो कुछ भी मिलेगा उससे क्या होगा, यानी कि मानसिक आय गुणित वास्तविक आय बटे 100 होगा यहाँ पर शायद, और उसके बाद जो मिलेगा वो बुद्धि लब्ध प्राप्त होगा। ये फार्मूला है। तो
बुद्धि लब्ध परीक्षण के अनेक कारणों में से एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि ऐसे व्यक्ति की पहचान की जा सकती है जो समान रूप वाले व्यक्तियों से जिसकी बुद्धि स्तर बहुत कम है। बुद्धि स्तर के भी अभी हम आगे चल के देखेंगे। और सामूहिक रूप से किसी जनसंख्या के बुद्धि लब्ध ग्राफ तैयार किया जाए जो हम सामान्य विवरण प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो बुद्धि लब्ध को भी यहाँ पर बांटा गया है। बुद्धि लब्ध भी इतने से इतने तक की बुद्धि लब्ध को समान में रखा गया है, धूर्त में रखा गया है, मूढ़ में रखा गया है ना, प्रगतिशील प्रतिभाशाली व्यक्ति में रखा गया है, तो उसको भी बांटा गया है। ठीक है, यदि ग्राफ के हिसाब से देखा जाए तो ये ग्राफ समझ में इतना नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं लुईस टर्मन थे तथा स्टेनेफोर्ड बिने। स्टेनेफोर्ड बिने का नाम बहुत ज्यादा आता है, जिन्होंने बुद्धि परीक्षण प्रथम का संस्करण दिखाया और बुद्धि लब्ध वर्गीकरण प्रदर्शित किया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आ गया जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी। ये जो है टर्मन का, सॉरी आपको दिख रहा है ना, ओके ठीक है। अब देख लेते हैं टर्मन का स्टैनफोर्ड बिने का मौलिक वर्गीकरण है। ये बुद्धि लब्ध वर्ग दिया है और ये बुद्धि लब्ध वर्गीकरण दिया है। यानी कि 140 से ऊपर जिसकी आईक्यू लेवल है, बुद्धि लब्ध है, वो प्रतिभाशाली व्यक्ति के अंतर्गत आएगा, वो प्रतिभाशाली कहलाया जाएगा, जीनियस जिसे कहते हैं। और जनरली बहुत कम लोगों में ये देखने को मिलता है ना। फिर 120 से, तो इसको जनरली नीचे से स्टार्ट किया जाता है, ये भी बता देती हूँ। 70 से ऊपर जिसमें बुद्धि लब्धि पाई जाती है, आईक्यू लेवल पाया जाएगा, वो कमजोर बुद्धि के कहलाते हैं। ठीक है, राइट। अब जो हमने 70 से ले लिया तो 10 ऊपर बढ़ता जाएगा, तो फिर 70 से 80 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा शायद गलत दिया है, यहाँ पे 70 से 80 नहीं होगा, यहाँ पे 70 हमने ऑलरेडी ले लिया, तो 80 से 90 होना चाहिए। तो यहाँ पे 70 से 80 दे दिया है, मैंने जो पढ़ाया था पढ़ाया, वो 80 से 90 होना चाहिए। 70 से 80 सीमांत अल्पता कहलाता है। ठीक है ना, यानी कि ठीक है, ठीक ठाक है। फिर 80 से 90 जो होता है वो मंद के अंतर्गत आ जाता है। 90 से 110 जो होता है वो सामान्य होता है। जनरली लोगों में समान आईक्यू लेवल बुद्धि लब्धि पाई जाती है। ठीक है ना, ओके। और 110 से 120 जो होता है वो श्रेष्ठ होता है, 120 से 140 जो होता है अति श्रेष्ठ होता है, और 140 से जो ऊपर होता है वो प्रतिभाशाली होता है। तो ये बुद्धि लब्धि वर्ग हो गया, और ये बुद्धि लब्ध हो गया किसमें कितना, जितना आईक्यू लेवल लोगों में पाया जाएगा, ये आईक्यू लेवल जिसमें जितना होगा वो व्यक्ति इस तरह का कहलाएगा। 190 से 110 होगा तो सामान्य हो जाएगा, 80 से 90 होगा तो वो मंद के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ओके। बौद्धिक दिव्यांगता, स्तर एवं आकलन। बौद्धिक दिव्यांगता शब्द का तात्पर्य विकासात्मक वर्षों के दौरान संज्ञानात्मक प्रक्रिया तथा अनुकूलित व्यवहार में सार्थकवादिता है। यानी विकास जो हो रहा है और साथ में संज्ञानात्मक का मतलब हमारा बौद्ध बुद्ध से जुड़ा हुआ चीज होता है। ठीक है ना, विवेक से जुड़ी हुई चीज होती है संज्ञानात्मक प्रक्रिया। तो इन दोनों में के व्यवहार में जो बाधा आती है वो बौद्धिक दिव्यांगता कहलाती है। ठीक है ना, पीड़ित व्यक्ति की पहचान में एक तरह का दाग लगाता है। अगर हम किसी को बौद्धिक दिव्यांगता शब्द का उपयोग कर लेते हैं तो वहां पर उसके ऊपर एक धब्बा सा लग जाता है कि ये दिमाग से अक्षम, दिमाग से कम कमजोर व्यक्ति है। ठीक है, ओके। बौद्धिक दिव्यांगता के स्तर पर जो श्रेणी बनाई गई बुद्धि लब्धि का, वो बनाया गया है, निम्न में रखा गया है 55 से 70, यानी कि 6 ग्रेड तक पहुंच सकते हैं। वे जीवन यापन करने का प्रशिक्षण उनको दिया जा सकता है आत्मनिर्भर होने के लिए। 45 से 55, यानी कि अब यहाँ 55 से 40 चलेगा, 55 से 40 चलेगा, मतलब जस्ट अपोजिट होता है। तो चलिए यहाँ से, क्योंकि मैंने कहा नहीं ऑलवेज नीचे से शुरू होता है। अति तीव्र 25 से नीचे, सीखने की बहुत क्षमता बहुत सीमित रहती है, परंतु साधारण कार्य करना उनको सिखाया जा सकता है। ठीक है, फिर 25 से नीचे में, 25 से ऊपर यानी 25 से अगर 40 को तीव्र बोल सकते हैं, बात करना सीख लेते हैं, अपनी देखभाल निरंतर देखभाल स्वयं कर सकते हैं। फिर 40 से 55 में सामान्य हो जाता है, किसमें बुद्धि जो बौद्धिकता विकलांग वाले होते हैं, जो माइंड से होते हैं, अकादमिक रूप से जुड़े ग्रेड तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, और 55 से 70 में अकादमिक रूप से 6वें ग्रेड तक पहुंच सकते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक आत्मनिर्भरता से जीवन यापन कर सकते हैं। तो बौद्धिक विकलांगता के लिए भी यहाँ पे बुद्धि लब्ध को बांट दिया गया है। ठीक है ना, बौद्धिक विकलांगता देखिए दो तरह की होती है, एक आनुवांशिक होती है और एक पर्यावरणीय होती है।
पर्यावरणीय कारणों में जैसे गलत पदार्थों का सेवन हो गया, ठीक है ना। अब गर्भावस्था में थे, उनकी मम्मा ने शराब पी लिया, जब वो गर्भावस्था में थे उन्होंने कोकीन का यूज किया, ड्रग्स वगैरह का यूज किया, ठीक है ना। तो ये पर्यावरणीय कारक हो जाते हैं। जन्म पूर्व संक्रमण कोई उनको यदि हो गया, और जन्म उपरांत कोई मस्तिष्करण शोध यानी कोई बीमारी हो गई, मेनिनजाइटिस रोग आदि वगैरह हो गया, तो ये पर्यावरणीय कारकों के अंतर्गत आ जाते हैं। और अन्य मामले वंशानुगत कारणों के सामने आते हैं। मान लीजिए जन्म से कोई बीमारी उनकी फैमिली में किसी को है दिमाग वाली, तो वो फिर हो सकता है कि बच्चों में आ जाए, ठीक है ना। तो बौद्धिक दिव्यांगता की गंभीरता का पता लगाने के लिए नैदानिक निदान यानी उनका उपचार महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। राइट। दो प्रकार के हो गए, आनुवांशिक और पर्यावरणीय हो गए, ठीक है। ओके, यहाँ पे कुछ स्कूल वगैरह दिए हुए हैं बौद्धिक विकलांगता बच्चों के लिए। असाधारण तथा प्रतिभावान बच्चे, तो देखिए सभी बच्चे विशेष होते हैं और प्रतिभावान जैसी कोई चीज नहीं होती है। बच्चों को प्रतिभावान कहकर हम असाधारण बच्चों की श्रेणी का विवरण प्रस्तुत करते हैं, यानी वास्तव में बच्चे कलाओं व खेलों में विविध प्रतिभाओं का प्रदर्शन करके प्रतिभाओं को विशेष बनाते हैं, जिसमें असाधारण स्तर की क्षमता होती है। कुछ बच्चे होते हैं ना जो प्रतिभा संपन्न होते हैं, जिसे हम अव्वल बोलते हैं, ऑलराउंडर बोलते हैं, पढ़ाई लिखाई खेल कूद सभी चीजों में वो नंबर 1 होते हैं, वही होता है प्रतिभावान बच्चे। तो यहाँ पे असाधारण रूप से जो प्रतिभा संपन्न बच्चों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि उनकी आवश्यकताएं उनकी आयु के अन्य बच्चों से भिन्न होती है और उनमें कुछ खास तरह की विशेषताएं होती हैं जो उन्हें अपने सहपाठियों से अलग करती है। जबकि यह बात दावे के साथ कही जा सकती है कि प्रतिभा संपन्नता की अवधारणा प्राय सांस्कृतिक संदर्भों पर आधारित होती है। मतलब प्रतिभावान बच्चों के मामले में भारतीयों की धारणाएं अलग अलग है। एक प्रतिभावान वो माना जाता है जो बौद्धिक उत्कृष्टता को यानी बुद्धि में जो तेज होता है वो प्रतिभावान होता है, ठीक है। इन्हें प्रतिभाशाली या जीनियस शब्द का उपयोग किया जाता है, ठीक है। विद्यालय के विषयों में अकादमिक श्रेष्ठता का प्रदर्शन करने वाले बच्चों का बुद्धिलब्ध उच्च होता है, ठीक है ना। 120 से 140 बुद्धिलब्ध होता है, 140 ऊपर का ग्रेड प्राप्त करते हैं, ऐसे बच्चों को श्रेष्ठ प्रतिभाशाली माना जाता है। और सृजनशीलता में, कलाओं में यानी कि लिखने में, रचना करने में, कलाओं में, खेलों में असाधारण प्रदर्शन के लिए प्रतिभा शब्द का उपयोग अक्सर किया जाता है। और प्रतिभावान बच्चे उन्हें कहा जाता है जिनमें किसी क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से ऐसी योग्यताएं होती जो उन्हें आयु से अन्य बच्चों से 3% ऊपर करती है। अपने एज के हिसाब से जो बच्चे हैं उनके एज के हिसाब से उनसे वो 3 गुना आगे ऊपर होते हैं, तो उनकी असाधारण जीवन के आरंभिक चरण में ही वो दिखाई पड़ने लगता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया असाधारण तथा प्रतिभावान प्रतिभाशाली बच्चे, ठीक है। ओके चलिए, भारत में प्रतिभावान बच्चों की पहचान कैसी करनी है। देखिए, भारत में प्रतिभावान बच्चों की पहचान के लिए राष्ट्रीय योजना प्रतिभावान बच्चों की पहचान के लिए पहली राष्ट्रीय योजना चलाई गई थी, डेवलपमेंट ऑफ पैरामीटर्स एंड टूल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, और 315 ईयर्स नाम दिया गया था, 3 से 15 साल के बच्चों के लिए। आज भी राष्ट्रीय प्रतिभावान खोज जो होता है वो भी चलाया जाता है, ठीक है ना। 10th क्लास के जो बच्चे होते हैं वो लोग उसको एग्जाम देते हैं, तो प्रतिभाशाली प्रतिभावान बच्चों के लिए चलाया गया है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ओके, कुछ और देख लेते हैं। यहाँ पे प्रतिभावान तथा असाधारण बच्चों के लिए भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से चलाई जाने वाली योजनाएं कौन सी है। देखिए, प्रतिभावान बच्चों की आवश्यकताओं को केंद्र में रखकर भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से चलाई जाने वाली योजनाएं, पहला है इंस्पायर अवार्ड मानक, ठीक है ना। यह एक कार्यक्रम है जिसे भारत सरकार के विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रति वर्ष संचालित किया जाता है। 6ठी कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा के छात्रों को जो है यहाँ पर वैज्ञानिक सिद्धांतों तथा सामाजिक संदर्भों पर आधारित नवीनीकरण के भाग लेना पड़ता है। फिर राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा जो अभी मैं बोल रही थी, इस परीक्षा का आयोजन 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए एनसीटीईआरटी द्वारा किया जाता है। चुने हुए प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। और प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम है जो ये भारत सरकार की शिक्षा द्वारा संचालित। इन कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभावान बच्चों की पहचान करना, पहचान करने के बाद उनमें विभिन्न प्रकार के कौशलों का विकास किया जाता है और विशेष प्रकार का अधिगम कराया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये प्रतिभावान और प्रतिभा जो असाधारण बच्चे होते हैं उनके लिए चलाई जाने वाली भारत सरकार की योजनाएं, वित्तीय योजनाएं या भारत सरकार की योजनाएं। ओलंपियाड परीक्षाएं, इस योजना के अंतर्गत कंप्यूटर, गणित, सामान्य ज्ञान, भाषा विशेष में दक्ष बच्चों की पहचान के लिए क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, ठीक है। प्रतिभावान शिक्षण योजना
भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा प्रतिभावान छात्रों की पहचान करना और समुचित प्रशिक्षण प्रदान करना इस योजना के अंतर्गत आता है। ठीक है। नवोदय विद्यालय भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाओं के विकास हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई है और इन विद्यालयों में प्रवेश के लिए योग्यता परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है और जिन्हें जवाहर नवोदय चयन परीक्षा कहा जाता है। सीबीएसई द्वारा प्रतिवर्ष जिला स्तर पर इन परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित नवोदय विद्यालयों में त्रिभाषा सूत्र लागू किया जाता है, जिनमें हिंदी, अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा शामिल होती। ठीक है। तो ये हो गया प्रतिभावान छात्र और क्या उनके लिए चलाया जाता है, कौन कौन सी योजनाएं हैं। विशेष शिक्षा में विद्यालय मनोवैज्ञानिक की भूमिका। अब देखिए विद्यालय मनोवैज्ञानिक की भूमिका फिर से आ गई है, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं फर्स्ट वाले में वही है। यहाँ पे क्या भूमिकाएं हो सकती हैं विद्यालय में मनोवैज्ञानिक की। तो जिन असामान्य बच्चों की कक्षा अधिगम कठिनाई होती है, पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है जिन बच्चों को, तो विद्यालय मनोवैज्ञानिक उनके लिए अधिगम की यानी पढ़ने की, सीखने की, अधिगम यानी सीखना, सीखने की सहयोगी पद्धति तैयार करें और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के व्यक्तिगत शिक्षा योजना में योगदान दें। फिर विद्यालय मनोवैज्ञानिक विशेष आवश्यकता वाले प्रत्येक बच्चे के लिए व्यक्तिगत शिक्षा योजनाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। विशेष आवश्यकता वाले जो दिव्यांग हैंडीकैप बच्चे होते हैं, जो उन बच्चों से अलग होते हैं, ठीक है, जिनका आईक्यू लेवल वगैरह अलग होता है, ठीक है, किसी न किसी चीज में समान बच्चों से पिछड़े हुए होते हैं। शिक्षा तथा सुचारू रूप से संचालित की जा सके और जब शिक्षा तथा माता पिता दोनों में आपसी सहयोग हो तो विद्यालय मनोवैज्ञानिक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अभिभावकों को सहयोगी जानकारियां प्रदान कर सकते हैं, जिनसे इन बच्चों के लिए चलाई जाने वाली निर्धारण एवं हस्तक्षेप योजना को सुचारू रूप से कार्यान्वित किया जा सके। तो ये विद्यालय, एक स्कूल में जो विद्यालय मनोवैज्ञानिक होते हैं उनकी भूमिकाएं क्या हो सकती हैं, ये इतनी भूमिकाएं हो सकती हैं। तो यहाँ पे हमें समझने की आवश्यकता होगी कि विद्यालय मनोवैज्ञानिक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के माता पिता या देखभालकर्ता को सकारात्मक समर्थन प्रदान करते हैं। किसी भी माता पिता या देखभालकर्ता के लिए जानना उनके बच्चे की विशेष आवश्यकताएं होती है, उनका कष्टप्रद अनुभव है। इनकार, दुख एवं निराशा कुछ ऐसी भावनाएं हैं जिन्हें अनुभव किया जाता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल करते समय माता पिता एवं देखभालकर्ता समस्याएं व्यक्तिगत से लेकर सामाजिक और आर्थिक हो सकती है, ठीक है ना। और विद्यालय मनोवैज्ञानिक सहकर्मियों एवं विद्यालय प्रशासन की सहायता से माता पिता या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के देखभालकर्ता के साथ बातचीत, चर्चा शिक्षा अभिभावक बैठ के एवं सामर्थ्य स्थिति का स्थापन कार्यशालाओं की व्यवस्था में कर सकते हैं, ताकि माता पिता एवं देखभालकर्ता के साथ उनकी सुविधा से कार्य किया जा सके। ठीक है, ओके। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन होते हैं? को कक्षा में समान बच्चों के साथ पढ़ाना हमेशा एक बड़ी चुनौती रही है। बाधित शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक संरचना संबंधी कार्य में कमी को संदर्भित करता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। ठीक है, चलिए, तो ये यहाँ पे हो गया है। अब यहाँ पे कुछ शब्द दिया हुआ, आकलन एवं निर्धारण, प्रारंभिक पहचान, पृथक, यानी ये सभी चीजें यहाँ पे। एकीकृत का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन, यानी जब विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कक्षा में समान बच्चों के साथ ही पढ़ाया जाता है तो उसके लिए अलग से पाठ्यक्रम या व्यक्तिगत शिक्षा की व्यवस्था नहीं की जाती, बल्कि जो सभी समान बच्चे पढ़ते वही वो भी पढ़ते, वही एकीकृत कहलाता है। समावेशीकरण क्या कहलाता है? शिक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य से जब पढ़ाने की विधियां, पाठ्यक्रमों में संशोधन किया जाता है, मूल्यांकन से प्रणाली बदली जाती है, नए नए संसाधनों को शामिल किया जाता है, तब इन सभी को मिलाने की स्थिति को समावेशीकरण कहते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, तो यहाँ पे हो गया ये यूनिट हमारी, यहाँ पे जो है क्या हो गई है, फिनिश्ड हो गई है, राइट। अब हमारी यहाँ पे जो यूनिट है वो आ गई है बच्चों एवं किशोरों में आंतरिक समस्याएं कौन कौन सी हो सकती है। तो आंतरिक व्यवहारिक समस्याएं लेंगे, विद्यालय और शिक्षा संबंधी समस्याएं ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे तो ऐसी दैहिक समस्याएं तो नहीं लेंगे, हाँ यहाँ पे चिंता से संबंधित विकार की विशेषता ले लेंगे। तो इसी में इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी भी हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब चलिए स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, कुछ बच्चे क्या होते हैं ना कि अपने उम्र और विकास की अवस्था के विपरीत व्यवहार करते हैं, या तो बहुत वो अपने से ऊपर की उम्र के बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं, या फिर वो नीचे से कम उम्र के बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं। और बच्चे विभिन्न मनोसामाजिक दुर्बलताओं और बाधाओं से वो पीड़ित होते हैं, ठीक है ना। जो बच्चों में संवेगात्मक और व्यवहारिक समस्याओं से घिरा होता है उन्हें सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है, क्योंकि बच्चे की समस्याएं होती है, उन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए, उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। अगर हम ऐसा करेंगे तो उनके व्यवहार में नकारात्मक परिवर्तन ला सकता है।
है। तो यहाँ पर जीवन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनकी ओर ध्यान देना चाहिए, और इसीलिए ऐसे बच्चों को सभी बच्चों के साथ में बैठ के पढ़ाया जाता है, ताकि उनके मन में कोई ऐसी भावना ना आए, हीनग्रस्ता उनके मन में न आए। अभिभावकों, शिक्षकों एवं विद्यालय पेशेवर के लिए आवश्यक है कि जो छात्र बहुत ही संवेगात्मक एवं व्यवहारात्मक समस्याओं का सामना कर रहे हैं ना, उनकी मदद की जाए। कक्षा में वास्तविक दुनिया में सीखने और सफल होने के लिए उनके अनुकूल वातावरण तैयार किए जाए। सबसे पहली बात, उनकी जो समस्याएं होती हैं, ठीक है, तो उनकी अभिव्यक्तियों के बारे में अधिक स्वीकार करना और आवश्यक समझना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि परेशान करने वाले व्यवहार के बीच अंतर करना ठीक हो जाता है। कभी कभी कोई परेशान करता है बच्चों को, वह जनरली होता है, समान बच्चे होते हैं, और जो कुछ इस तरह के अधिगम वाले बच्चे होते हैं उनको परेशानियां होती है उन बच्चों से, और उन्हें जानबूझकर थोड़ा परेशान करते हैं। तो यहाँ पे विद्यालय में टीचरों को भी समझना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो क्या होता है कि जो बच्चे का जीवन होता है वो थोड़ा मुश्किल भरा हो जाता है। कभी कभी जो दिव्यांगजन बच्चे होते हैं वो कभी कुछ कहते नहीं, स्कूल में भी नहीं कहते हैं और ना ही घर में पेरेंट्स से कुछ कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ चीजें दी हुई हैं कि जैसे सीखने की क्षमता की कमी, जिसे कभी भी बौद्धिक, संवेदी या अन्य भौतिक चिकित्सा स्थिति द्वारा समझाया नहीं जा सकता। विद्यालय में साथियों में अध्यापकों के साथ संतोषजनक अंतर वैयक्तिक संबंध बनाए रखने में कठिनाई होती है। समान परिस्थितियों में अनुचित व्यवहार या भावनाओं को वो प्रदर्शन करते हैं। अप्रसन्नता या अवसाद की एक समान उनकी दशा होती है, जो मैं आपको बता रही सब वही चीजें हैं। विद्यालय या जो प्रकृति में व्यक्तिगत होने वाले लोगों संबंधित समस्याएं, शारीरिक लक्षणों को विकसित करने की जो समस्याएं होती हैं, तो जनरली क्या होता है कि बच्चों में संवेगात्मक और व्यवहार संबंधी समस्याएं देखने को मिलती हैं। संवेगात्मक का मतलब होता है हंसी खुशी, संवेग का मतलब ही होता है दुख, हंसी खुशी, नाराज होना, कुछ गुस्सा होना, ये सभी चीज संवेगात्मक व्यवहार के अंतर्गत आती हैं। हो सकता है आगे चल के चैप्टर इसमें आपके दिया हो तो उसको भी हम आपको पढ़ा सके, ठीक है ना। संवेग का मतलब यही होता है। ओके, अब यहाँ पे मूल्यांकन किया गया है, ये इतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं, लेकिन इसमें हम आपको सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट पढ़ाते हैं थोड़ा सा, जो मुझे आपको पढ़ाना है। हाँ, आंतरिक एवं बाहरी व्यवहारों में क्या अंतर हो सकता है, ठीक है ना। आंतरिक एवं बाह्य व्यवहार में क्या अंतर हो सकता है, तो ये देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट हो सकता है। देखिए, जो आंतरिक व्यवहार होता है, संवेगों को भीतर रखना, चिंता को व्यक्त नहीं करना, दुख है कोई, हमें क्रोध है, गुस्सा है, इसको अपने अंदर रखना, किसी से नहीं कहना, ये आंतरिक व्यवहार कहलाता है, ठीक है। और बाहरी व्यवहार क्या होता है, बाहरी अभिव्यक्ति एवं संवेगों का प्रक्षेपण, यानी कि जो भी संवेग है, गुस्सा है, दुख है, क्रोध है, उसको क्या करना, उसको बाहर निकालना, ठीक है। फिर बहुत अधिक ग्लानि, असुरक्षा, असहायता की भावना होना, अपने आप में ग्लानि महसूस करना, अपने आप को इनसिक्योर, असुरक्षित महसूस करना, ये आंतरिक व्यवहार होता है। और अपने अंदर के दोष, लज्जाशीलता, संवेगों को रखने में कठिनाई महसूस करना, मतलब उसको बाहर निकाल देना, ठीक है। दूसरों की अधिक मदद करना है, दूसरों के लिए अत्यधिक सोचना, ये आंतरिक है। और संकट पर संचार करने के लिए अभिनय करना, यानी कि क्रोध, गुस्सा करना, ठीक है ना। क्रोध कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो आप, ये सभी चीजें बाहरी व्यवहार के अंतर्गत आती हैं। किसी के संवेगों को नियंत्रित करने एवं तर्कसंगत का प्रयास करना, और किसी को दोष ठहरा देना, दूसरे के विषय में समस्याएं पैदा करना, ये बाहरी व्यवहार के अंतर्गत आता है, ठीक है। ओके, तो आंतरिक व्यवहार और बाहरी व्यवहार, दो तरह के यहाँ पे व्यवहार देखने को मिले हैं। देखिए, बाह्य व्यवहार संबंधी समस्याओं के समूह को संदर्भित करती है, जो बच्चों द्वारा प्रदर्शन की जाने वाली क्रियाओं के संदर्भ में हो। बाहरी स्थितियां जो होती है नकारात्मक प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, ठीक है। और इसीलिए उसको यहाँ पर समझाया गया है कि बाहरी और आंतरिक जो क्रियाएं हैं वो कौन कौन सी क्रियाएं कहलाती हैं। आंतरिक व्यवहारात्मक समस्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो देखिए, आंतरिक विकार जो होता है बच्चों और किशोरों में संवेगात्मक एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं की स्थिति होती है। संवेग का मतलब होता है हंसी खुशी, प्रमोद, गुस्सा, क्रोध, ये सभी संवेग से जुड़े हुए होते हैं। तो जनरली बहुत से लोग उनको क्या करते हैं, व्यक्त कर देते हैं, और कुछ बच्चे नहीं कर पाते। और जब बच्चे अपने स्वयं की आंतरिक संज्ञानात्मक और संवेगात्मक अवस्थाओं का असंगत नियंत्रण रखते हैं, तो ये समस्याएं प्रकट होती है। जब अपने आप में वो कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, काबू नहीं रख पाते हैं, तब ये समस्याएं बाहर देखने को मिलती
मिलती है। इस प्रकार कहा जाता है कि इन समस्याओं को विकसित किया जाता है एवं व्यक्ति के अंदर भी बनाए रखा जाता है, जिससे इसे बाहरी अवलोकन और माप के माध्यम से निदान करना मुश्किल हो जाता है। तो जब व्यक्ति अंदर ही उस चीज को रखता है, बाहर नहीं लेके आता है, तो उसका पता लगाना मुश्किल होता है, तो वो आंतरिक चीजें हो जाती है। जब व्यक्ति बाहर निकाल देता है गुस्से क्रोध की वजह से, तो वो बाह्य चीजें हो जाती हैं, ठीक है ना। अब जैसे कौन कौन सी चीजें हो गई? अवसाद, चिंता, समाज प्रत्यारय, भोजन विकार, काम प्रतिमा संबंधी समस्याएं हो जाती हैं, विद्यालय में परीक्षा का डर हो जाता है, दैहिक एवं शारीरिक समस्याएं, ये सभी व्यवहार संबंधी समस्याएं हो जाती हैं, ठीक है। अवसाद क्या होता है? हम लोग बहुत ही शब्द सुनते हैं ना, अवसाद। देखिए, अवसाद का मतलब आप यहाँ पे एक ले सकते हैं, निराशा से, दुख से ले सकते हैं। जीवन में असफलताओं या निराशाओं का सामना बच्चे, किशोर, वयस्क सभी करते हैं और दुखी महसूस होते हैं, ठीक है ना। और समय के साथ फीके या कम भी हो जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति इसका सामना करता रहता है। तो अवसाद में खराब मनोदशा, कभी कभी कम या उदास होने का अनुभव नहीं होता है। माता पिता को संबंधित पेशेवर संपर्क और सलाह लेने की आवश्यकता होती है। कभी उदासी और अन्य संबंधित लक्षण सप्ताह, महीनों से अधिक समय तक रहते हैं। टेंशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। ओके। डिप्रेशन जिसे हम बोलते हैं, ये अवसाद होता है। तो जो बच्चे अपने दैनिक जीवन के कार्य करने की क्षमता में बाधा आती है, तो इस प्रकार अवसाद व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है और ये गंभीर लक्षण भी माना जाता है, ठीक है। अब वो अवसाद कौन कौन से होते हैं, लक्षण कौन कौन सी होती है? मुख्य रूप से लक्षणों की विशेषता, जैसे अवसादी मनोदशा, गतिविधियों में रुचि न लेना, सोने से संबंधित समस्याएं हो जाना, ठीक है ना, हाइपरसोमानिया या इंसोमानिया, क्रम से बहुत अधिक कम नींद आना, वजन घटना या बढ़ना, मनोगति मंदता यानी कि धीमी शारीरिक गति, चिड़चिड़ापन, ऊर्जा की कमी, थकान, एकाग्रता में कठिनाई, सोचना, निर्णय लेना, ग्लानि महसूस करना, अनावश्यक, बेकार और मृत्यु के विषय में के बारे में बार बार सोचना, जिसे हम क्या बोलते हैं? डिप्रेशन बोलते हैं, वो अवसाद होता है, ठीक है ना। तो ये अध्ययन किया गया है कि मृत्यु से संबंधित विचारों के साथ साथ व्यस्तता कई बार बड़े बच्चों, छोटे वयस्कों में भी देखी जाती है। शायद छोटे बच्चों में प्रकट नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी मृत्यु की अवधारणा स्पष्ट नहीं होती है। मृत्यु क्या होती है, कैसे होती है, उसे नहीं पता होता है। लेकिन हाँ, चिड़चिड़ापन और कुछ शारीरिक शिकायतें हैं जो कि अक्सर बच्चों और किशोरों में अवसाद के साथ देखी जाती है। और ये एक जो लक्षण होता है ना, व्यक्ति में अवसाद के साथ निदान भी होता है, यानी कोई उसमें अवसाद के लक्षण दिखते हैं तो उसका निदान भी हो सकता है, उपचार भी हो सकता है। लेकिन जनरली ये ऐसे लक्षण होते हैं कि लोग उन्हें कहना नहीं चाहते, लोग उन्हें बांटना नहीं चाहते। अगर पेरेंट्स को पता नहीं होता और पता भी होता है तो वो डॉक्टर तक जाने की भी कोशिश नहीं करते हैं, शर्म संकोच से। अवसाद यानी डिप्रेशन, इसमें चिड़चिड़ापन होता है, कभी कभी वेट कम होने लगता है, बढ़ने लगता है, कभी नींद बहुत ज्यादा आती है, लगता है कुछ काम मत करो, आलस आता है, बिस्तर में पड़े रहो, कभी बिल्कुल भी नींद, रातों में नींद बिल्कुल नहीं आती है ना। एक चिड़चिड़ापन सा, कोई बात ना करे, कुछ ना कहे, किसी काम में मन न लगना। कभी कभी इतना ज्यादा ये अवसाद, डिप्रेशन बढ़ जाता है कि व्यक्ति मरने तक के लिए सोचने लगता है। तो ये वो खतरनाक कंडीशन होती है। उदासी एवं अवसाद का सतत क्रम क्या होता है? अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। संवेग, अच्छी मनोदशा, थोड़ा चिड़चिड़ापन, निम्न में, मध्यम में परेशान, उदास, आंखों में आंसू। अवसाद कम जब होता है और गंभीर होता है तो उदासी, चिल्लाने वाला, भारीपन। अवसाद जब अधिक गंभीर होता है तब तक दुखी, चिल्लाने वाला, निराश महसूस करने वाला, ठीक है। तो ये छोड़ दीजिए आप, है ना, इसे आप मत इतना करिए, वरना नहीं पढ़ पाएंगे, आप नहीं समझ पाएंगे इसे। अभी आप अपने से देख सकते हैं, देखना चाहें तो, ठीक है। फिर संज्ञान आ गया, तो योजना एवं दिन के प्रबंध के विषय में सोचना, दिन की कठिनाई के बारे में सोचना, कुछ गलत हो जाएगा ऐसा सोचना, ठीक है। फिर नकारात्मक विचारों को घर पर ले आना, गलत व्यवहार करना, भविष्य के बारे में निराशावाद विचार करना रखना, मृत्यु जैसे सोचना, है ना, जो मैंने अभी आपको बताया वही कॉलम में यहाँ पे करके बता दिया है, ठीक है ना। तो ये हो गया अवसाद। अच्छा, ये जो अवसाद होता है अवस्थाओं पर, तो विद्यालय पूर्व 2 से 5 में चिड़चिड़ापन, नखरे दिखाना, तत्काल दुखी होना, रोना, है ना, रुचकर खिलौने की गतिविधि में रुचि न दिखाना, सामाजिकता में कमी लेना, सिर दर्द, पेट दर्द, ये होता है। और जो संभावित पूर्ण लक्षण होते हैं, परिवार का इतिहास हो सकता है, घर में कोई पहले से रहा हो जिसको अवसाद रहा हो, आत्महत्या के विचार कर के बारे में सोचना, तनाव, तलाक, जैसे घर में माता पिता में, पेरेंट्स में होते हैं किसी का मृत्यु होना, तो ये पूर्व के भी लक्षण कुछ दिख जाते
जाते हैं। फिर मध्य बाल्यकाल 6 से 12 वर्ष में जो ऊपर सूचीबद्ध दी है, परिवार वगैरह से मित्रों से दूरी बनाना, दूसरे को परेशान करने वाला एवं परेशान होना, सोने संबंधी समस्याएं, भूख की कमी, वजन कम होना, खाने की समस्याएं, ये सभी चीजें उनमें देखने को बच्चों में मिलती है। विद्यालय जाने से मना करना, है ना, खुद को चोट पहुंचाना, ये सभी चीजें होती हैं। ओके। फिर किशोरावस्था में 13 से 18 वर्ष में भविष्य के बारे में निराशावाद सोच रखना, अभिभावक बालक द्वंद्व, यौवन का प्रारंभ हो जाता है, आनंददायक गतिविधियों में रुचि की कमी, आत्मविश्वास एवं आत्मा में कमी, मादक द्रव्यों का सेवन करना, ड्रग्स वगैरह लेना, तो ये सभी चीजें होती हैं, अवसाद के अंतर्गत आती हैं। खास तौर पर अवसाद जो होता है किशोरावस्था में ज्यादा होता है इसमें, क्योंकि ये उम्र की अवस्था ही होती है। इसे तूफान या आधी या तूफान की अवस्था भी कहा जाता है किशोरावस्था को, ठीक है ना। इसीलिए इस तरह के जो सारी अवसाद होते हैं इस अवस्था में खास तौर पे देखने को मिलते हैं। फिर विद्यालय एवं शिक्षा संबंधी भी समस्याएं होती हैं कुछ। ओके। तो मुझे लगता है कि स्वयं को चोट पहुंचाना, आत्महत्या करना, अनुवांशिक अवसाद के कारण क्या हो सकते हैं, अगर क्वेश्चन आता है अवसाद के कारण। अनुवांशिक कारण होता है कोई इतिहास रहा हो, पहले से कोई मानसिक विकार बच्चों में खतरा बढ़ा सकता है। घर में कोई ना कोई एक व्यक्ति रहा होगा पहले से, पीढ़ी दर पीढ़ी में, उसकी वजह से बच्चे में हुआ। मस्तिष्क रसायन, कभी कभी न्यूरो एवं हार्मोन्स की गड़बड़ी भी खतरे को बढ़ा सकते हैं। जरूरी नहीं कि अनुवांशिक कोई नहीं है, लेकिन मस्तिष्क की वजह से कुछ उसके हार्मोन्स जो है बदल रहे हैं, जिसकी वजह से उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। और दुर्व्यवहार, पूर्व की शारीरिक, लैंगिक या मानसिक दुर्व्यवहार भी व्यक्ति में अवसाद की अधिकता को बढ़ा देती है। तो अवसाद का कारण वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा 3 यहाँ पे कारण। मृत्यु या क्षति भी दिया है, किसी परिजन की मृत्यु हो जाती है जिसे हम सबसे ज्यादा अच्छा मानते हैं, अपना सगा मानते हैं ना, तो उसकी वजह से भी कोई ऐसी नुकसान हो गया जिसकी वजह से भी डिप्रेशन हो जाता है। जीवन में बड़ी घटनाएं हो जाती, माता पिता के बीच में तलाक हो जाना, एक दूसरे स्थान से पलायन करना जाना भी अवसाद का मेन एक रीजन होता है डिप्रेशन का। पर्यावरणीय कारक जो होते हैं, जो माहौल होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। जहां हम विद्यालय में जाते हैं, अगर उसके हमारे मन मुताबिक विद्यालय नहीं मिलता है, मन पसंद नहीं मिलता है, तो वो भी एक रीजन होता है डिप्रेशन का, ठीक है। ओके, चलिए अब क्या देखें इसमें। ओके, लक्षण तो देख ही लिए हैं और कारक भी अभी देख लिए हैं, ठीक है ना। ओके, चिंता क्या होती है, यानी टेंशन करना, टेंशन लेना। तो मुझे नहीं लगता कि चिंता को समझाना जरूरी होगा, है ना। चिंता और भय के बीच में जो अंतर होता है, चिंता जो होती है वो टेंशन होती है, भय जो होता है एक तरह से डर होता है, ठीक है ना। और एक भय जो होता है उसे फोबिया शब्द हम कह सकते हैं, भय को हम फोबिया से निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है ना। भय में जो होता है सुविधा होती है, असुरक्षा हमें फील होती है, ठीक है ना, बचना भागना, तो ये भय होता है, घबराहट उसमें होती है, ठीक है ना, हमसे कुछ गलत ना हो जाए कहीं हमें, तो ये भय जो होता है एक फोबिया होता है, ये मनोग्रस्त रोग होता है, ठीक है ना। एगोरा फोबिया यानी भीड़ से डर हो जाना, हर एक चीज से डर होता है, किसी व्यक्ति से डर लगना, अंधेरे से डर लगना, भूत से डर लगना, ये डर होता है। और चिंता तो कारण होती है, दुर्भीत यानी फोबिया, अनावश्यक डर हो जाता है, ठीक है ना। किसी व्यक्ति के लिए बहुत कम या कोई वास्तविक खतरा नहीं होता, लेकिन तब भी डरता है। कुछ व्यक्ति कमरों से डरते हैं, कुछ व्यक्ति अकेले रात में या दिन में ही अंधेरा यदि कमरों में होता है तो वहां जाने से डरते हैं, ठीक है ना, कि मुझे डर लगता है, लाइट नहीं जल रही तो मुझे डर लग रहा है, लाइट जला दो सब कुछ ठीक हो जाता है, तो ये डर होता है, ठीक है। ओके, चलिए तो इसमें हम क्या लेते हैं। हाँ, सामाजिक चिंता का कारण क्या हो सकता है। सामान्य सामाजिक चिंता, नए लोगों से मिलना, सार्वजनिक भाषण, ध्यान का केंद्र बनाना, कुछ करते हुए देखा जाना, कम बात करना, दूसरों द्वारा आलोचना किया जाना, सत्ताधारी व्यक्ति के हिसाब से बात करना, सत्ताधारी जो होता है, सार्वजनिक शौचालय का प्रयोग करना, कक्षा में बुलाया जाना, सार्वजनिक तौर पर खाना पीना, सामाजिक समारोह में शामिल होना, ये चिंता के कारण होते हैं, ये रीजन होते हैं। और चिंता विकार के लक्षण क्या होते हैं, तो वंशानुगत भी होते हैं, मस्तिष्क संरचना, सब में एक ही चीजें होंगी आपका जब कारण आ जाएगा, तो ठीक है ना। पर्यावरण भी होता है, परवरिश भी होती है, सांस्कृतिक कारक भी होते हैं, ठीक है ना, चिंता के। तो विद्यालय फोबिया, कुछ लोग विद्यालय से ही डरते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो बचपन में विद्यालय नहीं जाते हैं और हमेशा शिकायत करते रहते हैं, पेट दर्द, सिर दर्द, बुखार हो रहा, नखरे दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं किन्हीं चीज से दूरियां बना के रखते हैं। कुछ लोग तो पार्टी में जाना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है ना, उनको वहां जाने में, पार्टी वगैरह में जाने में, किटी पार्टी में, शादी ब्याह वगैरह जाने में डर लगता है, अजीब सा फील होता है, तो ये क्या है, ये डर ही तो है ना। तो इसे फोबिया एक तरह से भय कहते हैं, ठीक है ना। ओके,
तो चलिए यहाँ पर इतना काफी है मुझे लगता है आज के लिए, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो, और जो कुछ रह जाएगा तो मैं वो जब नेक्स्ट वीडियो लूंगी तो उसमें मैं आपको बता दूंगी कि इम्पोर्टेंट क्या है। जो भी इम्पोर्टेंट था मैंने वो आपको बता दिया, क्योंकि इस वक्त और सिर्फ इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ, ठीक है ना। तो और हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए। जो ग्रुप है दैहिक समस्याएं, दैहिक समस्या शरीर या शारीरिक परेशानी, दर्द या बीमारी से होती है, ठीक है ना। दैहिक का मतलब शरीर होता है, शरीर की जो समस्या होती है वो दैहिक समस्या कहलाती है, ठीक है ना। पेट दर्द, सर दर्द, आंखों में दर्द, कहीं किसी अंग में, किसी चीज में, सांस लेने में, तो पर कुछ भी, चक्कर आना, बेहोश होने की समस्या बहुत समय तक चलती रहती है, तो ये दैहिक समस्या के अंतर्गत आती है। तो कभी कभी हार्मोन्स की वजह से होता है, कभी कभी कुछ रासायनिक चीजें होती हैं इनकी वजह से होता है, कभी कभी कुछ इंसान ऐसा खा पी लेता है जिनकी वजह से होता है, ठीक है ना। तो ये दैहिक यानी शरीर होता है, जो शरीर की समस्याएं होती हैं। तो ग्रुप से जुड़ जाइए, ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, ठीक है ना। और हम जो नेक्स्ट यूनिट है वो लेंगे, और वो जो है वो कौन सी है थोड़ा सा देख लेते हैं। बच्चों तथा किशोरों में बाहरी समस्याएं, ठीक है। चलिए फिर, टेक केयर, बाय।